નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડીડી ગિરનારના આજના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, દર ગુરુવારે આપણે પ્રધાનમંત્રી વિકાસ યોજના અંતર્ગત વિવિધ વિકાસ યોજનાઓની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ અને આજનો અમારો વિષય છે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ અને ઉદ્યમિતા વિશે વાતચીત કરવા માટે આજે અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ખાસ મહેમાન છે. અમારી સાથે આજે છે ડૉક્ટર સુનિલ શુક્લાજી કે જેઓ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया એટલે કે EDII डायरेक्टर जनरल છે. डॉक्टर शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन में. नमस्कार. તો દર્શક મિત્રો, આજની ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. ઉદ્યમિતાનું ક્ષેત્ર એ આજના ભારત માટે અપાર સંભાવનાઓનું ક્ષેત્ર છે, ખાસ કરીને દેશના યુવાઓ માટે, મહિલાઓ માટે અને નાના નાના ઉદ્યમ સાહસિકો માટે પણ ઘણી બધી સંભાવનાઓનું ક્ષેત્ર છે કે જે દેશના અર્થતંત્રમાં ખૂબ મોટો ભાગ ભજવી રહ્યો છે. આજની ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. सर, उद्यमिता की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो हम सालों से देख रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे छोटे छोटे जो युवा होते हैं उनके अंदर एक अलग से विचार होते हैं, कुछ नया करने का साहस होता है. उद्यमिता को अगर आज देश के अर्थतंत्र के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा रोल है. अभी जो एक प्रकार से देखा जाए कि इकोनॉमी के लिए या फिर देश के विकास के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या क्या इस क्षेत्र में संभावना है? भारत की स्थिति क्या है? नमस्कार प्रतिबेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डीडी गिरनार का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए. आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि उद्यमिता हमारे यहाँ कितनी महत्वपूर्ण है और ख़ासकर युवाओं के लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए. जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे नए नए सक्सेस स्टोरीज इमर्ज होकर के आ रहे हैं और सुदूर क्षेत्रों से, न सिर्फ बड़े महानगरों से बल्कि सुदूर क्षेत्रों से भी युवा युवतियां और कॉलेज कैंपस के विद्यार्थी अपने अपने जो उद्यम हैं उनकी बातें कर रहे हैं. और देश में पिछले कुछ समय में 8-10 वर्षों में अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिससे लोगों को लग रहा है कि यह सही समय है एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए. और चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों या SC/ST वर्ग के जो हमारे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स हैं वो हों या आर्टिसंस हैं, कलाकार हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं से उनको एक स्कोप दिखाई दे रहा है और इसमें उत्साहपूर्वक वो भाग ले रहे हैं. साथ ही अगर आप देखेंगे तो आज भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय हैं. कुछ तो हम जानते हैं जो सीधे उद्यमिता से जुड़े हैं और उनकी योजनाएं लोगों को काफ़ी मालूम है. जैसे आप एक नया मंत्रालय 2014 के बाद क्रिएट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. उन्होंने स्किलिंग के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में काम किया है. MSME मिनिस्ट्री काफ़ी पहले से कार्य कर रही है. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खासकर टेक्नोलॉजी वेंचर प्रमोट करने में उनका काफ़ी योगदान रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनका एक बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जो शायद ग्रामीण उद्यमिता का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है. ये कई सारे कार्यक्रम हैं. हिमालयन क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम हैं. यहाँ तक कि हमारा विदेश मंत्रालय दूसरे देशों में उद्यमिता के हमारे अनुभव साझा करने के लिए केंद्र खोल रहा है. तो एक वातावरण है और लोगों के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है. बिल्कुल सही कहा सर आपने कि पिछले कुछ वर्षों में उद्यमिता के क्षेत्र में लोगों की जो स्वीकृति है वो बढ़ रही है और इसके पीछे का जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो वो दोनों साथ मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़े और अपने और देश के विकास में अपना योगदान दे सके, उसके लिए प्रयत्नशील है. सरकार की योजनाओं की अगर बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि पूरा एक मंत्रालय है जो इसके ऊपर लगातार कार्य कर रहा है, कैसे ऐसी योजनाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए है? देखिए, मैं जिस संस्था से आता हूँ, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII, ये 40 वर्ष पुरानी संस्था है और मैं खुद इस संस्था में पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ. एक चेंज जो मैं देखता हूँ कि पहले जब हम लोग उद्यमिता के बारे में बात करते थे तो लोगों के मन में एक कुतूहल होता था, जिज्ञासा होती थी
और कहीं ना कहीं से उनके अंदर से सवाल उठते थे कि क्या उद्यमी बनाए भी जा सकते हैं। वो तो ये मान के बैठे थे कि अगर आप उस एक व्यावसायिक परिवार में या खास अगर कम्युनिटी में पैदा अगर नहीं हुए हैं तो आप उद्यमी नहीं बन सकते हैं। आज जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कोई हमसे ये सवाल नहीं पूछता है। आज पूछा जाता है कि कैसे हम बन सकते हैं, कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं, कौन सी स्कीम से हम फंडिंग ला सकते हैं। ये उनको विश्वास हो चला है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो मैं अपने अनुभवों से देख रहा हूँ। इसमें कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका मैं शायद यहाँ पे उल्लेख कर सकता हूँ। जैसे स्टार्टअप इंडिया की बात अगर हम करते हैं, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और आज अगर आप देखिए तो ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है बहुत सारे हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में उनके इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हैं। और हमको मालूम है कि करीब 92-93 हज़ार से ज़्यादा उद्यमों का, स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हो चुका है इस समय। और इसमें से करीब 115-120 तो यूनिकॉर्न है जिनका कहा जाता है कि उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन आज की दर से अगर देखा जाए तो लगभग 8,200 करोड़ के आसपास है। तो इतने सारे यूनिकॉर्न्स हमारे यहाँ आए हुए हैं। और अगर 8-10 वर्ष पहले की बात की जाए तो मुझे नहीं याद है कि इस तरह से हमारे स्टार्टअप्स है, शायद उनकी संख्या कुछ सैकड़ों में हो सकती होगी। लेकिन ये हमारे युवाओं ने अपने अंदर की क्षमता को पहचाना और एक वातावरण विकसित हुआ और उनको जो पॉलिसी के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से एक सुगम वातावरण किया गया, उसका लाभ उन्होंने उठाया है। बिल्कुल। आप जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, शायद अभी जो नई नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई है उसका भी अहम रोल रहा है। क्योंकि हम देखते थे कि पिछले वर्षों से के पहले के समय में ग्रामीण क्षेत्र के युवा हो तो उनके पास स्किल तो होती थी, लेकिन उनके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होता था कि कहाँ जाना है। अपने पास जो उद्यमिता है, अपने पास जो स्किल है, उसका किस तरह से बेटर उसको यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो अब एक पॉलिसी भी ऐसी बनाई गई है और फिर गवर्नमेंट की जो रीच है ग्रामीण इलाकों में भी पहुंची है कि नहीं, आप लोग के पास ये है तो आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप ये स्किल को डेवलप करके या फिर आप उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं की अगर बात की जाए या फिर पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो उनको भी इसमें प्रमुख स्थान दिया गया है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आपने सही कहा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी थे, पहले उनको जानकारी उतनी नहीं होती थी। जहां वो सरकारी कार्यालयों में और बैंक्स में जाते थे वहां से सीमित जानकारी उनको मिला करती थी। आज का युग इंफॉर्मेशन एज भी है और इवन उनको भी बहुत सारी जानकारी घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है। लेकिन सिर्फ जानकारी से उद्यमी नहीं बनते हैं। 3 चीज़ें होती हैं उद्यमी के निर्माण में। एक, उद्यमी खुद, जिसका व्यक्तित्व, जिसकी पर्सनालिटी और जिसकी जो स्किल है आप डेवलप कर सकते हैं। दूसरा होता है कि किस तरह के इंटरप्राइजेज वो प्रमोट कर सकता है, कौन सी तकनीक लगा सकता है। और जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट से आपको इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल रही है, क्रेडिट, टेक्निकल नॉलेज, इवन जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, उस सब का लाभ काफ़ी हद तक आज के युवाओं को उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री खुद इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही है NRLM डिवीज़न के थ्रू। उसके अलावा देखिए जो स्टेट्स में हैं, SRLMs हैं, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस हैं, वो लगे हुए हैं। सिडबी और नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर जो एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, उनके क्षेत्र में किस तरह से वो उद्यमियों को प्रोत्साहित कर सके, वो उसमें लगी हुई हैं। नए हमारे जो स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स हैं, वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं और उनका लाभ लोगों ने उठाया है। मैं एक महिलाओं की बात आपने की तो मैं खासकर एक स्कीम का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा। स्टार्टअप इंडिया तो काफ़ी हमारे युवाओं में लोकप्रिय है। उसी तरह की एक बहुत बड़ी योजना है जिसको स्टैंड अप इंडिया कहा जाता है। शायद उसका प्रचार उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था और जितना ये डिज़र्व करता है। ये महिलाओं के लिए और जो हमारे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, SC ST वर्ग के जो युवा हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया स्कीम है जिसमें आपको 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की कोलेट्रल फ्री फंडिंग मिलती है।
और हर बैंक ब्रांच को 2 लोगों को साल में, एक महिला को और एक SC ST को आपको फंड करना होता है। और करीब करीब हमारे यहाँ 1.25 लाख बैंक ब्रांचेज है। उस हिसाब से देखा जाए तो करीब 2.5 लाख उद्यम हमारे स्थापित हो सकते हैं। और इस स्कीम में अभी तक करीब करीब 40,000 करोड़ का डिसबर्समेंट हो चुका है, जिसमें अकेले महिलाओं को करीब 33,000 करोड़ का डिसबर्समेंट हो चुका है जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। तो स्कीम्स हैं और स्त्री शक्ति योजना खुद है, उससे लाभ हो रहा है लोगों को। तो ये आज की जो उद्यमिता है ये सिर्फ हमारे महानगरों तक सीमित नहीं है। ये खास मैं इसका उल्लेख करना चाहूँगा, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ तक इसका विस्तार हो रहा है। और चाहे वो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाएं हो, सोशल जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन सारे विभागों की योजनाएं हैं, या कुछ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट्स लाइक जैसे अपना गुजरात स्टेट है, तो इनकी जो योजनाएं हैं इन्होंने युवाओं को आकर्षित करने में काफ़ी सफलता पाई है। और उद्यमियों को लगता है कि आज का जो समय है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है और ये योजना है, इसका लाभ उठाया जा सके। और जैसा कि कहा जाता है कि उद्यमी सफल वही बन सकता है जो अवसर का लाभ उठाए, और आज का युवा उत्साह से इसमें भाग ले रहा है और इसीलिए नई नई सक्सेस स्टोरीज रोज़ की रोज़ आ रही हैं। इसमें कुछ संस्थाएं, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की अगर बात करेंगे, मैं डिक्की का नाम लेना चाहूँगा, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिन्होंने काफ़ी रोल निभाया। 1 लाख से ज़्यादा उनके सदस्य हैं और वो खुद उद्यमी बनाते हैं SC ST संवर्ग से। IFCI की एक स्कीम है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन है, वो SC ST एंटरप्रेन्योर पर फोकस करते हैं, उनको फंडिंग देते हैं, इंक्यूबेशन सपोर्ट देते हैं। तो नई नई योजनाएं हैं जिनका लाभ आज लोगों को मिल रहा है। जी, तो जो पिछड़े हुए वर्गों के विकास के लिए उनको उद्यमिता में उनको बढ़ावा मिले, उनका उत्साहवर्धन हो सके, इसके लिए तो आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी। लेकिन सर, उद्यमिता के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि उद्यमिता तो एक आपने जैसा शुरू में ही बताया कि एक व्यावसायिक परिवार में अगर पला बड़ा है, ये ब्लड में होता है, ये जन्म से होता है, उद्यमिता को विकसाया नहीं जा सकता। लेकिन ये गैर मान्यता हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बच्चे युवा होते हैं तो उनमें उद्यमिता की सोच अक्सर विकसाई जा सकती है, और ये जिम्मेवारी है शायद हमारी संस्थाओं की, शिक्षा संस्थाओं की, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। तो इसकी आप भूमिका किस तरह से देखते हैं? जैसे आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था का क्या रोल रहता है, और बाकी जो संस्थाएं हैं किस तरह से उद्यमिता की सोच को, उद्यमिता के संस्कार को विकसाया जा सकता है? देखिए, वो सोच मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि वो अब पुरानी सोच हो गई है, जब माना जाता था कि उद्यमी सिर्फ एक खास परिवार में पैदा होते हैं और वही कर सकते हैं। अगर वह विचार होता तो कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी वो बंद नहीं होती जब तक उसके घर में एक वंशज होता, और साथ ही साथ कोई नया उद्यमी जो नॉन ट्रेडिशनल फैमिली से हैं वो सामने नहीं आते। हमारे पास आज नारायण मूर्ति जैसे या सुनील भारती मित्तल जैसे या दूसरे बहुत सारे जो उद्यमी अभी उभर करके आए हैं, शायद वो नहीं आते अगर उद्यमिता को हम मानते कि वो एक परिवार में या एक वंश के अंदर ही केंद्रित है। ऐसा नहीं है। उद्यमी बन सकते हैं अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर प्रतिभा है। और उद्यमी बनने के लिए स्किल से ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। इट्स ए माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट उद्यमी बनने का है तो आप सफल हो सकते हैं। ज़रूरत ये है कि आप आइडेंटिफाई करें एक बिजनेस आइडिया कि वो क्या स्केलेबल हो सकता है, वायबल है, फिजिबल है, टेक्निक अवेलेबल है उसको बनाने के लिए, मार्केट अवेलेबल है, और जो स्कीम्स हैं सरकार की या और इंस्टीट्यूशंस की, उसमें से कौन सी स्कीम हमारे लिए फिट होगी और किस लेवल पर हम अपना ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, तो आप ये इसको प्रारंभ कर सकते हैं। आज करीब 600 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इंस्टीट्यूशंस में। 10 साल पहले, 9 साल पहले 10% भी इसमें से नहीं थे। और वो जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो नए नए उद्यमियों को, जिनको हम स्टार्टअप्स के नाम से जानते हैं, उनको रजिस्टर कर रहे हैं, उनको मेंटरिंग दे रहे हैं, हैंड होल्डिंग दे रहे हैं, उनका प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए सेमिनार, वर्कशॉप्स
और इन्वेस्टर पे जहाँ पर वो इन्वेस्टर्स को बुला के लिंकेजेस कराते हैं, यही वजह है कि आज हमारे पास लगभग 1,92,93,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे पास हो चुके हैं। शिक्षण संस्थाओं की भूमिका है। साथ ही साथ एक और चीज़ अच्छी हुई है कि ये जो कॉरपोरेट्स हैं, कॉरपोरेट्स ने भी अपने प्रॉफिट का जो 2% उनको CSR के हिसाब से खर्च करना होता है, वो उनके अंदर एक स्वीकृति आई हुई है कि हम किस तरह से इंक्यूबेशन से एंटरप्रेन्योरशिप या लाइवलीहुड में इसको हम स्पेंड कर सकते हैं। उनका भी रोल है और हमको उनका भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो भी इस जो एंटरप्रेन्योरशिप की और जो मेन स्ट्रीमिंग है इकोनॉमिक एम्पावर करने के लोगों को, उसमें वो शामिल हो रहे हैं। अगर आप देखें तो आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन में किसी ना किसी तरह से उद्यमिता की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, या उनके उद्यमियों में से किसी को बुला करके ले आते हैं उनके अपने अनुभव साझा करने के लिए। और इसकी वजह से ये जो युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एक उत्साह बढ़ता है और उनका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अगर ये कर सकते हैं, हमारे यहाँ से निकले हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो हमारी शिक्षण संस्थाएं आज कर रही हैं। बिल्कुल। जो ऑलरेडी उद्यमिता के क्षेत्र में है वो लोग तो अपनी सक्सेस स्टोरी साझा करके उनको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक उद्यमी बनने के लिए और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक बार हमने उद्यमिता के क्षेत्र में पैर रख दिया तो उसको सस्टेन करने के लिए भी और कई सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। दर्शक મિત્રો, ચર્ચા માટે ફરીથી ઉપસ્થિત થઈશું એક નાનકડા વિરામ બાદ। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પ્રસ્તુત કરે છે બાળકો માટેની, બાળકો દ્વારા અભિનીત દૈનિક ધારાવાહિક તોફાની ત્રિપુટી। પ્રસારણ તારીખ 3 એપ્રિલથી દર સોમવાર અને મંગળવાર રાત્રે 7:30 વાગે। મહા એપિસોડ દર રવિવારે સવારે 10 થી 11। વીરતા, વિજેતા અને વિનમ્રતાનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે તોફાની ત્રિપુટી। નિહાળો માત્ર દૂરદર્શનની ડીડી ગિરનાર તથા યુટ્યુબ ચેનલ પર। રસોઈની રંગત સાથે મળીને માણીએ મહેમાનોની સંગત, અવનવી વાનગીઓની સ્વાદની છે લિજ્જત। આવી તમારે આંગણે રસોઈની રંગત, મારી તમારી સૌની પ્યારી રસોઈની રંગત। સ્વાદિષ્ટ, પૌષ્ટિક અને હેલ્ધી વાનગીઓનો સમન્વય એટલે રસોઈની રંગત તમારા રસોડે। પ્રસારણ દર રવિવારે બપોરે 3 વાગે અને પુનઃ પ્રસારણ શનિવારે બપોરે 3 વાગે માત્ર ડીડી ગિરનાર ઉપર। કાયદાની વિવિધ જોગવાઈઓ અંગે વિસ્તૃત માહિતી અને માર્ગદર્શન રજૂ કરતી એક વિશેષ શ્રેણી હાજર હો। સૌથી મહત્વનો અધિકાર એ સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે, બીજો સમાનતાનો અધિકાર, ઇક્વાલિટી એ અધિકાર છે। હાજર હો શ્રેણીમાં કાયદાની જાણવાલાયક અને નાગરિકોને સ્પર્શતી માહિતી ક્ષેત્રના વિવિધ નિષ્ણાતો પાસેથી મેળવીશું। સંસ્થાઓને જો તમે દાન કરો અને એને જો ATG હેઠળ એ રજિસ્ટ્રેશન મેળવેલું હોય તો એ દાનમાં આપેલી રકમની ચોક્કસ પ્રકારની રકમો એ એમને બાદ મળે છે। કે you cannot sell a rose by just naming it as a cauliflower. Leave and license agreement લખ્યું છે તો ઉપરનું શીર્ષક નહીં જોવાય, એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોવાશે, એમાં શું પ્રોવિઝન્સ હતા। હાજર હો દર રવિવારે સાંજે 6 કલાકે અને પુનઃ પ્રસારણ શનિવારે બપોરે 2:30 માત્ર ડીડી ગિરનાર ચેનલ અને યુટ્યુબમાં ડીડી ગિરનાર ઓફિશિયલ।
બ્રેક બાદ કાર્યક્રમમાં આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, પ્રધાનમંત્રી વિકાસ યોજના અંતર્ગત આજની ચર્ચા એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ વિશે, અને એ ચર્ચા માટે અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ખાસ મહેમાન ડૉક્ટર સુनील शुक्ला जी के जो EDII DG છે, डायरेक्टर जनरल છે. सर, फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत. और जैसे ब्रेक के पहले हमने चर्चा की कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के युवा हो या फिर महिलाएं हो या शहरी क्षेत्र के युवा हो, उनको लगातार गवर्नमेंट की ओर से या फिर शैक्षिक संस्थाओं की ओर से किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है. तो अगर हम बात करते हैं उनकी सफलता की, तो सफलता के लिए समय समय पर फंडिंग की भी आवश्यकता रहती है. मार्गदर्शन भी चाहिए, फंडिंग भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक स्कीम का मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का. उसमें फंडिंग आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख तक बिना किसी गारंटी कोलेट्रल के मिलती है. उसमें 3 वर्ग होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण. अगर आप उसको देखें तो वो इतनी इम्पॉर्टेंट स्कीम है. इतने छोटे फंड्स के लिए भी, खासकर नए उद्यमियों को, लाइवलीहुड उद्यमियों को आकर्षित करने में इसने काफ़ी सफलता प्राप्त की है. और इसमें करीब 22 लाख करोड़ का लोन डिसबर्स किया गया है. और इसमें 40% जो लोन है, 40% लोन है, वो सबसे छोटे लोन करीब 50,000 के औसत उसके लिए दिए गए हैं. इसका अभिप्राय ये है कि हमारे जो नए उद्यमी हैं उनकी काफ़ी रुचि इसमें है और उनको फंडिंग सपोर्ट मिलने में इस योजना का रोल रहा है. और इस योजना ने उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहे हैं. ये एक छोटी सी रकम है, करीब 50,000 की रकम है, लेकिन जिस तरह का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया है उसमें इनकी काफ़ी भूमिका रही है. उसके अलावा जो दूसरी स्कीम्स अगर आप देखिए जो सुदूर क्षेत्रों के लिए है, एक हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्कीम लास्ट ईयर लॉन्च हुई है. वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और लाइवलीहुड डेवलप करने के लिए ये जो हमारी डोनर मिनिस्ट्री है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके लिए है PM डिवाइन नाम से हुई है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न. तो वहाँ पे किस तरह से लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स उनको डेवलप की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी हैं किस तरह की हैं और उसमें उनको सपोर्ट किया जा सके. और भी एक स्कीम है, मैं कहूँगा होम मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, बियॉन्ड बॉर्डर्स. जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे हिली लद्दाख है, नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ के युवाओं को एंगेज करने के लिए ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों उस स्कीम के माध्यम से मिलता है, ताकि वो भी अपने समय का सदुपयोग कर सकें और जो उनकी क्षमता है और रुचि है उसके हिसाब से उस बिजनेस को वो शुरू कर सकें. तो आज अगर कोई कहे कि फंडिंग अवेलेबल नहीं है, तो शायद इसमें ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करेंगे. आपके पास एक आइडिया होनी चाहिए, उस आइडिया में आपकी बिलीफ होनी चाहिए, आपको इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और एक जो छोटा सा आप अपने हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, या बड़ा हो तो बिजनेस प्लान बनाइए, डॉक्यूमेंट बनाइए, और जाके फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लेकर के सपोर्ट आइए, तो आपको काफ़ी आज अवसर हैं. अब इन अवसरों का लाभ उठाना आपके और उद्यमियों के हाथ में है. जी, हमारा देशवासियों का जो स्वप्न है कि भारत आत्मनिर्भर बने पूर्ण रूप से, तो उसमें ये एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत एक जिम्मेदारी पूर्ण रोल है, क्योंकि जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं उनको अपने देश के विकास के लिए कुछ करना है, उस भावना से अपना खुद का विकास करना है. तो ये पूरा जो परिवर्तन आज के समय में हम भारत के लोगों में देखते हैं. और अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम की, तो भारत की गणना आज महत्वपूर्ण देशों में से होती है. दुनिया के और देशों की अगर कंपैरिजन की बात करते हैं और भारत की तुलना करते हैं, तो भारत की जो आज स्थिति है एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम की, वो क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है और आने वाले समय की चैलेंजेस क्या है? पिछले फरवरी में स्विट्ज़रलैंड में एक रिपोर्ट रिलीज हुई, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर. ये करीब 50-60 देशों में ये सर्वे होता है. करीब 2.25 लाख
उद्यमियों के बीच में ये सर्वे किया जाता है। भारत में ये सर्वे हमारी संस्था करती है, पिछले 10 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं और जिस तरह के रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं उससे काफ़ी उत्साहजनक वातावरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सर्वे लंदन से रिलीज़ हुई, इसकी रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी पिछले फरवरी में ही, आप लोग देख सकते हैं सारे अखबारों में है। उसके अनुसार 51 देशों में, जो प्रमुख 51 देश हैं उसमें भारत चौथे नंबर पर है। यूएई, सऊदी अरेबिया, ताइवान और उसके बाद से भारत है स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के मामले में। और ये वातावरण बनाने में इन स्कीम्स का, जिनका कुछ स्कीम्स का जिक्र हम लोगों ने किया है, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2014 में इसी का मैं बताऊं, एक इसमें इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इंडेक्स। ये उस समय करीब 6.6% था, जो आज बढ़ करके 14.4% हो गया है 2022-23 की रिपोर्ट के हिसाब से। और अच्छी बात यह है कि पहले व्यवसाय में ज़्यादातर ये पुरुषों की प्रधानता होती थी उस रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन आज अगर हम देखें तो एक फेवरेबल वातावरण हुआ है हमारे महिला उद्यमिता के लिए और महिला उद्यमी भी इसमें खुल करके सामने आ रहे हैं। अभी जो डिफरेंस है बहुत नैरो हो गया है, बहुत नैरो, और शायद 2-3 साल 4 साल में ये डिफरेंस घट करके एकदम इनसिग्निफिकेंट रह जाए। ये एक चीज़ आई है। तीसरी चीज़ इसमें आई है कि जो एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स थे, एंटरप्राइजेस थे, जिसकी डिसकंटिन्यूटी रेट बढ़ जाती है, बिजनेस शुरू हुए थोड़े समय बाद बंद हो गए, वो अभी काफ़ी बढ़ गया है, लगभग दुगनी से भी ज़्यादा ये संख्या इनकी हो गई है। तो ये हम मानते हैं कि स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में हम काफ़ी आगे काम कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट देखिए, इस वर्ष का हमारा एक्सपोर्ट जो है $447 बिलियन पहुंचा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, जीएसटी कलेक्शन हर महीने नया रिकॉर्ड बन रहा है। दुनिया के लोग हैरान हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कैसे भारत 5.9 लगभग 6% की दर से वृद्धि करने जा रहा है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, मैंने ग्रोथ के हिसाब से बनने जा रहा है और अभी भी हम चौथे नंबर पर लिस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो गई हैं, इसके लिए बहुत प्रयत्न किया है। हमारी सरकार को ज़रूर इसके लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहिए कि आज जो अवसर है उसके हिसाब से ये वृद्धि हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दूरदर्शन के स्टूडियो में पधारे और उद्यमिता के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को बताई। तो दर्शक મિત્રો, આ સાથે આજનો આ કાર્યક્રમ અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ। ફરીથી મળીશું આવતા સપ્તાહે। નમસ્કાર। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्राप्ति बहन, और डीडी गिरनार का एक बार फिर से धन्यवाद। जी, धन्यवाद। બે જણા દિલથી મળે તો એક મજલિસ છે મરીઝ, કે બે જણા દિલથી મળે તો એક મજલિસ છે મરીઝ, દિલ વિના લાખો મળે એને સભા કહેતા।